आज इस वीडियो में हम पेपर 1 को लेकर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास केवल 30 डेज़ बचे हैं। इन 30 डेज़ में हमें क्या प्लान करना है, किस तरीके से पढ़ना है। बेसिकली स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर आपको नहीं प्लान करूँगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। तो सुबह-सुबह का समय है, अब सुबह के साढ़े 4 बजे हैं और इस समय उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वो चीज़ें समझाऊँ, वो चीज़ें गाइड करूँ जिससे आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कम से कम वो चीज़ें रहें, ताकि आप जब पढ़ रहे हो, आपके सामने आपकी बुक्स हैं और आपके सामने आपका टारगेट है नेट जेआरएफ लेना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो आपके पास, तो दिमाग में कम से कम दिमाग के बैक ऑफ द माइंड आपके एक मोटिवेशन प्लस आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती रहें, आपको लगे कि हाँ, हमें ये तो पढ़ना ही है, ये तो हमें करना ही है। तो जो पेपर 1 का जो ट्रेंड एनालिसिस है, वो कहीं नहीं मिलने वाला। मैं आपको हर यूनिट के कम से कम 4 टॉपिक्स ऐसे अब बताने वाला हूँ, जो रिसेंट 2023 का जो एग्ज़ाम था उसमें वो ट्रेंडिंग में थे, क्योंकि उसमें से वो क्वेश्चन आ रहे थे। वही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम उतने तो पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, उतने ही पढ़ लो, उतना ही बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पूरी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, अब केवल 30 डेज़ में ही इसको समराइज़ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन मोटा-मोटा आपके पास इतना कंटेंट तो होना चाहिए कि आप कम से कम उतना ही पढ़ लो जितना आपके एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए और आप क्वेश्चंस का जो आपका टारगेट है 35 प्लस क्वेश्चंस का, उसको अचीव कर पाएँ। थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी में चीज़ों को ऐड कर लोगे तो आई होप कि आप इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। सुबह-सुबह उठ के वीडियो बनाने का यही पर्पस होता है कि जो दिल से वाइब्स आती हैं, दिल से इंट्यूशंस पैदा होती हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका नेट जेआरएफ हो जाए। और आप सभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जिस स्क्रीन पे आपके मेरा नंबर तो चल ही रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बताना मुझे कि आपका इस बार स्ट्रैटेजी पे प्लान करने में क्या-क्या रोल रहा है, कितना आपने उसमें चेंज किया, किस तरीके से पढ़े हो। आज इस वीडियो में हम थोड़ा-सा पेपर 1 को लेकर डिस्कस करेंगे, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या कहूँ फिर आपको। आप सभी ग्रेजुएट बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। जो भी टीचर से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। तो अब बात करते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम है पिछली बार से थोड़ा डिफरेंट कैसे होने वाला है। तो पहले आप सबको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, इस बार उन्होंने बिल्कुल शिफ्ट किया है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे। तो 2018 से पहले जब ऑफलाइन होता था, 2013-14 में जब हम अटेम्प्ट करके आए थे, तो उस समय जब एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, तो उस समय कुछ अलग था। 60 क्वेश्चन आते थे, 10 हम अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते थे पेपर 1 में और 50 हमने अटेम्प्ट करने होते थे। 50 ही इवैल्यूएट होते थे क्योंकि जो ओएमआर शीट होती थी उसमें 50 का ही कॉलम बनाया था उन्होंने, वही हमने लगाने होते थे। तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते थे वो चेक भी नहीं होते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 50 क्वेश्चन आएँगे, 50 ही हमें अटेम्प्ट करने हैं, छोड़कर कोई नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या इस बार 2023 में क्या ट्रेंड में रहा है, अब क्या ट्रेंड में आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या यूजीसी क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकता है, उसमें कुछ इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए आ रहे हैं। पिछली बार और इस बार के एग्ज़ाम में थोड़ा-सा पहले फ़र्क समझ लेते हैं, इस बार क्या होने वाला है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस। 3 चीज़ ज़्यादा इस बार एक्ट होने वाली हैं। पहली, बहुत सारे बच्चे इस बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उसका कारण ये है कि जो ग्रेजुएशन का जो 4 साल का कोर्सेज़ है, जो यूजीसी ने अब कहा है कि वो बच्चे भी यूजीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीएचडी में एंट्रेंस ले सकते हैं, तो वो भी आएँगे। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। और दूसरा, इस बार एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होने की वजह से आपके पास क्वेश्चंस को पढ़ने की, क्वेश्चंस को रीड करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, समय ज़्यादा होगा, आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँगे। पहले क्या होता था कि जो हमारी स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे हम स्क्रॉल करते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं तो वापस दूसरी लाइन पर आते हैं, तो पहले का कंटेंट भूल जाते थे, अब फिर से पढ़ते हैं, तो जो हमारा जो कंसंट्रेट करने का जो टाइम पीरियड था वो ज़्यादा लग जाता था, रीड करने का टाइम ज़्यादा लगता था, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा मुश्किल होती थी। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है पैराग्राफ रीड करने में या फिर डीआई का कंटेंट समझने में, तो भी वो 4 में से 5 में से 4 क्वेश्चन ही ठीक कर पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का डीए अच्छा नहीं है तो वो भी कम से कम वो पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेगा, तो पैराग्राफ में से अगर वो 3 क्वेश्चन ठीक करता था, अब 4 कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो पेपर 1 का स्कोर है वो हाई होगा, कट ऑफ हाई जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, हमें उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी में एक बिल्कुल प्लस पॉइंट होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस बार का कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है।
और पेपर का जो लेवल है वो 2013-14 के बाद जो भी बनता था, जैसे अभी जो था वो तो काफ़ी डिफिकल्ट था। पेपर 1 का जो लेवल है उसका कारण था, एक नंबर 1 ये कारण था कि एक तो पेपर काफ़ी शिफ्ट में आता था, जिस कारण जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनको ये मुश्किल पैदा होती है कि हम डिफ़िकल्टी लेवल जो एग्ज़ाम का, मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पेपर 1 में पूछा गया था उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको सेकंड शिफ्ट में किस तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो पेपर 1 के जो पहली शिफ्ट में पूछे गए आसान लगते थे, सेकंड में लगते थे बहुत मुश्किल आ गए थे। तो इसीलिए अब जो पेपर आएगा, एक तो पहले एक ये दिमाग में रखो कि एक ही पेपर आएगा, सबके लिए सेम होगा, कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं है। जिस वैसे शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा ये ऐसा नहीं है कि, लेकिन एक शिफ्ट में एक पेपर का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में मान लो हिस्ट्री वालों का एग्ज़ाम है तो हिस्ट्री वालों का मॉर्निंग पूरी शिफ्ट में मॉर्निंग का एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि एक ही दिन में एग्ज़ाम होने वाला है तो लाखों बच्चे एक ही दिन में अपीयर होने वाले हैं, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का किसी एक शिफ्ट में ही पेपर होगा। और पेपर 1 तो लगभग सबका सेम ही होगा, जो मॉर्निंग में पूछा गया होगा पेपर 1 वही पेपर इवनिंग शिफ्ट में भी होगा। अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट का पेपर होता है तो पेपर 1 सेम ही आएगा। 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे, वो हमें अटेम्प्ट करने होंगे। यही हमारा पैटर्न रहेगा इस बार एग्ज़ाम का। ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि एक तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस बार का एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई होने वाला है, हमें अपनी तैयारी में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो प्रीवियसली पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको टारगेट बनाना है अपना 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कम से कम, अगर आपने जेआरएफ लेना है, चाहते हैं कि आप सेफ रहें, आपका आराम से जेआरएफ हो जाए, तो आपको 35 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। 50 में से 35 क्वेश्चन आपके मिनिमम ठीक होने ही चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो दी बेस्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर आप, अगर आप अपने सब्जेक्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो आपका पेपर 1 आपके पेपर 2 को कवर कर देगा और आपका जेआरएफ आराम से हो जाएगा। नंबर 1 ये याद रखिएगा कि आपका टारगेट 35 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए। नंबर 2, अब आपको ये 35 क्वेश्चन ठीक कैसे करने हैं। अगर मान लो आपका डीए अच्छा नहीं है, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ अभी जो 30 डेज बचे हैं, इसमें से ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़ो, वो पढ़ो, आप इस इंस्टीट्यूट पर चले जाओ, यूट्यूबर्स से वीडियोस देखो। नहीं, आपके पास जो बुक है, अब जो बुक है उसी को पढ़ो। बुक पढ़ने का फ़ायदा ये है कि देखो, पहले एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होता था तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम ज़्यादा स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पर रीड करने की अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करें और एक्यूरेसी को मेंटेन करें। पहले ऐसा था, अब नहीं। अब आपको बुक पढ़ो, बुक में जो कंटेंट दे रखा है उसको पढ़ो, पेन और कॉपी लेकर बैठो, उसके ऊपर आप सॉल्व करो। डीआई को कोशिश करो, कोई प्रीवियसली पूछे गए जो डीआई के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, 4 फॉर्मूला उसके कंटेंट के याद रखो डीआई के। पहला तो आप रेशो निकालनी सीख लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रेशो में ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं होते। आप यदि आप 10th स्टैंडर्ड तक आपने मैथ को पढ़ा है तो रेशो आराम से निकल जाएगी। उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी सीखो, उसको जोड़ करना सीखो, पूरी उसकी जो सारणी दे रखी होती है उसको एक बार कैलकुलेट करके देखो तो आराम से आप करना शुरू कर दोगे। उसके बाद परसेंटेज निकालना सीखो, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं के ऑलराउंड घूम रहे हैं क्वेश्चन। आपने ज़्यादा दूर मत जाओ, आप दिसंबर 2022 का सेशन उठाओ, दिसंबर 2023 का सेशन उठाओ और इसके मध्य जून 2023 का जो सेशन है उसको उठा लो। तीनों सेशन के पीवाईक्यू उठाओ, उन्हीं को सॉल्व करो, उनके डीआई लगाना शुरू करो। अगर आपके पास वो पीवाईक्यूज के पीडीएफ्स नहीं है, क्योंकि बुक में नहीं मिलेंगे जो लेटेस्ट हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चले जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर मेरा देख ही रहे हो, तो वहाँ से भी आप सीधा व्हाट्सएप चैनल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमने वहाँ पर शेयर कर रखे हैं। तो ये काम करो, आप डीआई को इतने अच्छे से करो कि आपके डीआई में 5 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आपने इस टारगेट को पकड़ के रखना है कि मैंने डीआई को इतने अच्छे से करना। डीआई का एडवांटेज ये होता है कि डीआई के क्वेश्चन जब सामने होते हैं, उसके आंसर सामने होते हैं, आप उनको जब सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सामने होता है, आंसर निकल जाता है, पता लगता है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप टीचिंग के, रिसर्च के, कम्युनिकेशन के, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी से ठीक करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ आता है। अगर आप डीआई, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में डीआई आता है, तो डीआई यदि आपका गलत हो गया तो उस समय डीमोटिवेशन आता है, आप लैग करना शुरू कर जाते हैं।
तो एग्जाम का प्रेशर तो ये होता है। तो ट्रेंड एनालिसिस में ये आता है कि डीआई में ये 4-5 फॉर्मूले से इनके ऊपर फोकस करो, आप इसको ध्यान से पढ़ो, तो आपका डीआई अच्छा होना चाहिए। पैराग्राफ जो होता है वो अनसीन होता है। पैराग्राफ में ट्रेंडिंग में कुछ नहीं है, कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। अब आपके सामने स्क्रीन नहीं है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो फोकस करके पढ़ोगे तो पैराग्राफ समझ आ जाएगा आपके पास। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपके पास हिंदी का ऑप्शन भी होगा, इंग्लिश का भी होगा। आपको हिंदी नहीं समझ लगती, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी समझ लगती है तो इंग्लिश को आप स्किप कर दो, फिर आप आराम से आंसर्स को पढ़ो। पैराग्राफ को अटेम्प्ट करने का 2 तरीके होते हैं। पहला ये है कि या तो आपके पास समय है तो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो, आपको पैराग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो पहले वो पढ़ो। नहीं तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कम से कम पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि पैराग्राफ घूम किस राउंड रहा है। तो एग्जामिनर हमसे इस पैराग्राफ में से कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। आपके दिमाग में पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे पैराग्राफ में अल्टीमेटली क्या पूछने वाला है। फिर आप पैराग्राफ को रीड करो, जो क्वेश्चंस पैराग्राफ में पूछे गए हैं उनको हो सकता है तो उसके ऊपर अंडरलाइन कर लो। पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ये देखोगे, अगर आपने ये 2 यूनिट इतनी स्ट्रांगली कर ली ना, तो पेपर 1 में आपका बहुत अच्छा है वो होल्ड हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल होते हैं, बहुत हाई लेवल का पैराग्राफ भी नहीं होता कि हमारे दिमाग से ऊपर से निकल गया, कि वो याद ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं होता। तो आप उसको करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, पैराग्राफ आपका ईज़िली हो जाएगा। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले बहुत आसान क्वेश्चन आते थे, अब टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स के आगे जो जो भी जितने भी, जैसे सपोर्ट सिस्टम है, आजकल टीचिंग में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, फिर नई-नई टेक्नोलॉजी टीचिंग में यूज़ हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन यूजीसी बना रहा है। ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन्स आप पीवाईक्यू को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा एडवांस लेवल की टीचिंग में से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, हम उसको पढ़ना है। थोड़ा-सा ध्यान रखो, पढ़ते समय उनको फोकस रखो। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते समय ये देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर यूजीसी बार-बार क्वेश्चन बना रहा है, तो वो आपके काम आएँगे, उसको ध्यान रखो। टीचिंग में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, अगर आपने थोड़ा-सा प्यार से टीचिंग को समझा ना, क्योंकि टीचिंग लाइन ही तो है हमारी, हमने ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करके करना क्या है, टीचिंग ही तो करनी है। 5 क्वेश्चन, पाँचों के पाँचों सही, तो समझ लो कि फिर कितना आसान है पेपर, मुश्किल नहीं होने वाला। तो रिसर्च, अगर आप टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते तो रिसर्च करोगे। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के बेसिक्स क्या होते हैं, रिसर्च कौन-कौन सी होती हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन यूजीसी बना रहा है। ज़्यादा लंबे-चौड़े नहीं है, पीछे ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, यूजीसी रिसर्च के ऊपर पूछता है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। जिनका डीआई अच्छा नहीं है ना, उनको टीचिंग और रिसर्च 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। ये आपका काफ़ी स्कोर कवर कर देंगे। कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार भी इनके ऊपर आए थे, आप इनको पढ़ के जाओ, तो ये 3-4 क्वेश्चन आसानी से हो जाएँगे। जिसका डीआई अच्छा है, उसको रीजनिंग के क्वेश्चन तो आसानी से करने हैं, मुश्किल तो नहीं लगते, मुझे लगता नहीं है कि आप उसको भी गलत कर लोगे। कितने मुश्किल होते हैं, आप पीवाईक्यू सिर्फ अटेम्प्ट करो, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो। मैंने 3 सेशन की बात की है, जैसे मैंने कहा कि दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि उस समय अलग-अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर्स हुए थे, तो इसका मतलब है आपके पास कम से कम 18 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, 18 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। तो ऐसे आप जून 2023 का उठाओ, दिसंबर 2023 के भी इतने ही हैं, लगभग 50 क्वेश्चन पेपर्स हैं। सिर्फ इतने ही लगाओ, इतने लगाओ, इतने अच्छे से लगाओ कि आपको कम से कम ये तो आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये कर लिए तो समझ लो कि आपका स्कोर 30 क्वेश्चन से प्लस चला जाएगा। अब बात आती है कि 35 तक और प्लस 40 तक कैसे लेके जाना है। ये थोड़ा-सा और अपने आप को एज देने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा संभल के चलने की ज़रूरत है। उसके लिए एक तो ये चीज़ है कि अपने ऊपर काम रखना, अपने आप के ऊपर कंसंट्रेशन बना के रखना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, आराम से प्रैक्टिस करते समय भी वैसा ही एटीट्यूड बना के रखो और एग्ज़ाम में भी आप वैसा ही जाके करके आना। कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आईसीटी इतना अच्छा, आईसीटी के क्वेश्चन्स आते हैं ना, जो बच्चा छोटी क्लासेस में पढ़ रहा है, मान लो कंप्यूटर की जितने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स की जो टर्म्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सीडी क्या है, रोम क्या है, यूएसबी क्या है,
और रैम क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, यूजीसी इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। आपके पास जो भी किताब है, चाहे केवी स्मदान की है, एरिहंत की है, हरप्रीत कौर मैडम की है, उनको एक बार आप गो थ्रू कर लो। छोटी छोटी टर्म्स हैं आईसीटी की, इनको पढ़ लो। ये क्वेश्चन आपके ना प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन में से ही आते हैं, बस वो ही पढ़ो, इतना ही कर लो, बहुत है। ज़्यादा पीछे मत जाओ, 2008 के बाद मत जाओ, इतना ज़्यादा पेपर वन को लेके ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। बस रीसेंट ट्रेंड में जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लो, बस इतना करो। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पढ़ो, वो थोड़े से आपके करंट अफेयर्स की डिमांड करते हैं। और हायर एजुकेशन के जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, भारत सरकार के जितने भी नए नए इनिशिएटिव्स हैं 2020 की पॉलिसीज को लेकर, जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको लेकर आप एक बार रीड आउट कर लो, बस इतना बहुत है। उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाना, एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर एक्सप्लोर करो, जो लेटेस्ट उन्होंने नई नई चीज़ें ऐड की हैं, तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो पढ़ लो, बस इतना सा कर लो। आपका पेपर वन का स्कोर 35+ आ जाएगा। अगर आपने 35+ क्वेश्चन ठीक कर लिए ना, 35+ क्वेश्चन ठीक करने का मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब 70 नंबर लेने हैं आपने। 70+ नंबर आपके यदि पेपर वन में आ गए तो पेपर टू उतना आसान हो जाएगा। पेपर टू आपका कैसा भी जाए, लेकिन पेपर वन का रोल बहुत बड़ा रहता है। पिछली बार क्या हुआ था कि यूजीसी नेट एग्जाम में जो हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री काफ़ी आसान आया था, लेकिन पेपर वन बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल नहीं था, इतना जो बच्चों का डी अच्छा वो तो कर गए थे, जिनका बी अच्छा नहीं था वो फंस गए थे। वो पेपर वन की वजह से ना तो नेट हुआ ना जेआरएफ हुआ। लेकिन इस बार मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि इस बार पेपर वन आपका आसान आएगा, पेपर टू आपका हार्ड आने की संभावना है। कोशिश करो कि आप पेपर टू को भी अच्छे से पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सके। ये तीनों सेशन के आप पीवाईक्यू अच्छे से लगा लो, ज़्यादा इधर उधर के बुक्स मत पढ़ो, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, जितना ज़्यादा कम कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पेपर वन को ही पढ़ो, फिर उस समय आप पेपर टू को साइड पे रख दो। ज़्यादा किताबें आपके टेबल पर होंगी तो आपको ही डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपका ध्यान भटकेगा, आपका समय जाएगा। अब बार बार सोचोगे कि नहीं मुझे पेपर वन छोड़ के पेपर टू पढ़ लेना चाहिए। नहीं, जो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है, वो पढ़ो, ठीक है। और कोशिश करो कि एक सब्जेक्ट की एक ही किताब आपके सामने होनी चाहिए, उसको कम से कम करो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा कंटेंट आपको याद रहेगा। 30 दिन में क्या करोगे आप? 30 दिन में ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की बजाय जितना आपने पढ़ा है ना उसकी रिवीजन करो, बस इतना कर लो, पेपर वन आपका अच्छा हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। एक तो ये एक काम करो। दूसरी डिस्ट्रैक्शंस में आपकी आती है आपका फ़ोन। कहते हैं ना कि फ़ोन एक बहुत बड़ा, मतलब हमारे लिए तो वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हो तो इसका बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपने इसका मिसयूज़ किया, आपने आपका डिस्ट्रैक्ट को तो करेगा ये। जैसे मान लो कोई आपके फ़ोन पे कोई नोटिफ़िकेशन आ गया, आप उसी में खोल के बैठ जाओगे, तो 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो आपके स्क्रॉलिंग में चले जाएँगे, मैसेज पढ़ने में चले जाएँगे। तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। ध्यान डाइवर्ट हुआ, समय गया तो समझ लो कि आपको ये बहा के ले जाएगा ऐसे पानी की तरह। तो फिर वापस अपने कंटेंट पर आओगे, फिर पढ़ोगे, मतलब डिस्ट्रैक्शन होती है। आप कोशिश करोगे कुछ दिन के लिए अपना जो सोशल मीडिया जितने भी हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसको आप थोड़ा-सा आराम दे दो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त, भाई-बहन आपको यही कहेंगे ना, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, फिर दे देना रिप्लाई, क्या होता है? इससे क्या होगा? जब आपकी सक्सेस को वो देखेंगे ना, फिर आपको वही सैल्यूट करेंगे, अरे वाह! आप तो कितना अच्छा पढ़ रहे थे। ठीक है? तो मॉर्निंग टाइम में मैंने आपके ऊपर ये थोड़ी-सी वीडियो बनाई है। मुझे लगता है कि आपका मैं डाउट्स काफ़ी क्लियर करने में सफल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।